सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है जी तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि प्यारी है। शीश सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने जोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। सिया के जोड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की यारी है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन फटाफट से दबा दो। सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में फटाफट से इसको शेयर कर दो। कमर सिया के तगड़ी सोहे, झुमके की छवि न्यारी है। कमर सिया के तगड़ी सोहे, झुमके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, जीएसटी सीएस प्रोफेशनल का गाइडेंस वीडियो कब तक आएगा? बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा जी। अभी तो उसका मॉड्यूल डाउनलोड कर लो, एक बार चैप्टर्स देख लो जिन्होंने भी जीएसटी लिया है। बहुत जल्दी मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा जी। सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
क्या हाल चाल है मेरे नालायकों। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। चाहत, हर्ष, रामदेव, मुस्कान, निर्मल, देवांश, दीपक, मीत, आलोक, तन्वी, निधि, क्या हाल चाल है मेरे बच्चे? बढ़िया हो? पक्का पक्का एक बार हंस के दिखा दो, एक बार, थोड़ा सा हंस दो, थोड़ा सा और। ओ माय गॉड। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आज हमारी लाइव क्लास है, ठीक है। लास्ट क्लास हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी, तो मैंने कहा था कि चलो थोड़े से लाइव सेशन लेके देखते हैं, ठीक है। बच्चे लाइव सेशन में इंटरेस्टेड होंगे तो लाइव ले लेंगे, मुझे लाइव लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो क्लास तो मैं डेली डालूंगा, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है ना। ये बात तो कंफर्म है कि क्लास तो आपकी डेली आया करेगी। अब लाइव या रिकॉर्डेड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लाइव में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं डेली लाइव ही ले लिया करूंगा, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आएगी, वो आपको देखनी है जी, ठीक है। हाँ, पहले एक बार आईबीसी पूरा रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद फिर हम सीआर की बात करेंगे। अभी हमारे दिमाग में सिर्फ आईबीसी है कि 140 मार्क्स का आईबीसी हमें बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है, ताकि 140 मार्क्स में से बहुत अच्छे नंबर हमारे आने चाहिए। चाहिए पेपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नहीं है, चाहे इसमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलते, बट फिर जब भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आए आईबीसी के, तो हमें आइडिया हो कि उसके अंदर हमें लिखना क्या, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी। लास्ट क्लास नंबर 1 मैं उम्मीद करता हूं आप सबने देख ली होगी जी, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने भी क्लास नंबर 1 नहीं देखी वो प्लीज क्लास नंबर 1 देख लेना जी। सारे बच्चे क्लास नंबर 1 देखने के बाद ही क्लास नंबर 2 देखेंगे, तभी आपका फ्लो बनेगा जी, ठीक है। अच्छा, आज वाली क्लास में हमें क्या करना है, इधर देखो ध्यान से। आज वाली क्लास में क्या करना है जी, तो आज वाली क्लास में एक तो आईबीसी का ओरिजिन इंडिया में कैसे हुआ, एक तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ये बेसिक बात है। अच्छा, बाहर वाली कंट्री में आईबीसी का ओरिजिन कैसे हुआ था वो लास्ट क्लास में देख लिया था। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्सी क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, मोटा मोटी ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। फिर आईबीसी का लॉ क्यों लेकर आए, थोड़ा बहुत रीजन इसका भी हमने जाना था। फिर यूके के अंदर आईबीसी का लॉ क्या था, फिर यूएस में आईबीसी का लॉ क्या था, वो बेसिक बातें भी लास्ट क्लास में डिस्कस हमने अच्छे तरीके से रिवाइज कर ली थी। आज वाली क्लास में इंडिया में आईबीसी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, एक बार वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर यहां पर फाइनली आज हम यहां पे एक्ट अपना स्टार्ट कर देंगे। आईबीसी का सेक्शन नंबर 1 आज हम यहां पे रिवाइज करेंगे, आईबीसी का सेक्शन नंबर 2 आज हम यहां पे रिवाइज करेंगे, और जो फर्दर प्रोविजन होंगे उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, ठीक है। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब ना बातचीत बिल्कुल नहीं करनी, आउटसाइड इंडिया के क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के अंदर बात करेंगे। बट 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, बट मैंने कहा ना बिल्कुल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। जिसने बहुत पहले आईबीसी पढ़ा है या इवन पहले आईबीसी नहीं भी पढ़ा, उसको भी इस रिवीजन क्लास से आईबीसी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार सबसे पहले फटाफट से यहां पे आओ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के इंट्रोडक्शन के बारे में यहां पे क्या लिखा है। अब यहां पे एक बार चेक करना, अब यहां पे इंडिया की बात कर रहा है। अच्छा, अभी तक हमने यूके की बात की थी, अभी तक हमने यूएस की बात की थी। लास्ट रिवीजन क्लास के अंदर वो कह रहे हैं इंडिया द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मशीनरी फॉर डीलिंग विद डेट डिफॉल्ट हैज नॉट बीन इन लाइन द ग्लोबल स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो आईबीसी का लॉ था ना, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से लाइन अप नहीं था। याद करो मैंने पहले भी कहा था कि जब इंडिया में इंसॉल्वेंसी का लॉ नहीं था तो उससे पहले मल्टीपल चीजें होती थी। याद है मैंने कहा था कि एक आपका डीआरटी एक्ट होता था, फिर आपका एक सारफेसी होता था, फिर आपका प्रोविजनल एक्ट होता था, फिर आपका फिर कंपनीज एक्ट के अंदर भी इंसॉल्वेंसी के केसेस रिजोल्व करते थे। तो मल्टीपल एक्ट होते थे इंसॉल्वेंसी को आने से पहले। तो वही बात कहना चाह रहा है। अब वो कह रहे हैं रिकवरी जो होती थी, रिकवरी कैसे होती थी, रिकवरी एक्शन बाय क्रेडिटर। या तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू एक्शन लेगा, या फिर वो जो एक्शन लेगा वो डीआरटी और सारफेसी एक्ट के थ्रू एक्शन लेगा। और जो सिक कंपनी होंगी उनके ऊपर सिक्का एप्लीकेबल होता था। फिर कुछ लोगों पे वाइंडिंग अप वाले केस में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता था। तो मतलब सोच के बोले कि इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जिस इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने में 4 से 5 साल लग रहे हैं, तो इतने में तो वो कंपनी खत्म हो जाएगी ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी इंसॉल्वेंसी के लॉ से पहले।
तो वो ये बात कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम पहले चलती थी। उसके बाद क्या हुआ, अरे जब ये प्रॉब्लम आती होंगी 4 से 5 साल इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने में लग जाते होंगे। उससे क्या होता था, कह रहे हैं व्हेन लेंडर आर अनकॉन्फिडेंट एंड डेट एक्सेस फॉर बोरोवर इज डिमिनिशेस। का मतलब क्या? अब अगर एक बात बताओ, एक इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व होने में 6 साल लग रहे हैं, 7 साल लग रहे हैं, तो लेंडर जो है, लेंडर मतलब जो लोन देने वाला है, फॉर एग्जांपल चाहे बैंक हो गया, चाहे वो कोई भी कंपनी होगी लोन देने वाली, उसको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना। यार एक बात मेरे को बताओ, मैंने तुम्हें लोन दिया, अब तुम्हारी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने में 7 साल लग रहे हैं, 7 साल के बाद जो मुझे रिकवरी होगी, और रिकवरी पता नहीं मुझे कितनी होगी, तो मैं तुम्हें लोन क्यों दूंगा? और आई थिंक आपको मैंने क्लास नंबर 1 के अंदर बताया भी था कि जब इंडिया में इंसॉल्वेंसी का लोन नहीं था ना, तो ये मान के चलो कि 100 में से 26 पैसे की रिकवरी होती थी। आप समझ रहे हो, मतलब 100 में से 26 पैसे की रिकवरी। अब सोच के बोलो, 100 में से अगर 26 पैसे की रिकवरी हो रही है, तो मैं तुम्हें लोन क्यों दूंगा? और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगर 100 रुपए देते थे, 26% की 26 पैसे की रिकवरी हो रही है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि मेरे को फायदा उस केस में क्या होगा। तो फाइनली ये प्रॉब्लम आती थी, लेंडर जो था अंडर कॉन्फिडेंट था और बोरोवर को लोन फिर मिलता ही नहीं था। भाई जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो फिर सिंपल सी बात है सामने वाली पार्टी को लोन कौन देगा? तो फिर उनके लोन का जो एक्सेस है वो डाउनफॉल में जा रहा था। उसके बाद दिस रिफ्लेक्ट इन द स्टेट ऑफ क्रेडिट मार्केट इन इंडिया। फिर सिक्योर्ड क्रेडिट बाय बैंक इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द क्रेडिट मार्केट इन इंडिया। इट मींस जो भी बैंक लोन देने की कोशिश करता था ना, वो सिक्योर्ड लोन देने की कोशिश करता था, वो अनसिक्योर्ड लोन देने की कोशिश करता ही नहीं था। द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज येट टू डेवलप। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब होता है कि डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उठाना। अब पब्लिक को भी डर होता था कि भाई साहब फॉर एग्जांपल इन्होंने मान लो बॉन्ड इशू किए, हमने इनको पैसा दे दिया, अगर एक कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, 5-6 साल इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने में लगेंगे, फिर अगर हमें पूरी रिकवरी नहीं हुई तो प्रॉब्लम वाली बात है। बट बाहर वाली कंपनी, इट मींस जितनी भी बाहर वाली कंट्री है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत चलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड का। कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं, उसके बदले में पैसा उठा लेती हैं। तो बाहर वाली कंट्री में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, बट इंडिया में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं था, मतलब इतने उस लेवल पे डेवलप नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फाइनली फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ड्राफ्ट किया गया। फिर एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम क्या था? बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी, BLRC। एक कमेटी बनाई गई और फिर एक बिल ड्राफ्ट किया। उस बिल को लोकसभा के अंदर पेश हुआ 21 दिसंबर 2015 को, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहां पर राज्यसभा, अच्छा लोकसभा से पास कब हुआ? 5 मई 2016 को। फिर राज्यसभा से पास हुआ 11 मई 2016 को। फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया 28 मई 2016 को। ये हमारा कोड बन के तैयार हो गया। मतलब जो हम IBC पढ़ रहे हैं वो प्रेसिडेंट के साइन कब हुए थे? 28 मई 2016 को ये कोड बन के हमारा तैयार हो चुका था। ये बेसिक बात नहीं। सर यार एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं? नहीं। तो सर फिर आप हमें क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा था बेसिक से कराऊंगा। तो सर बेसिक हमारे किस काम का है? आगे देखिए कंपनी में IBC के ऊपर जब भी तुम काम करोगे तो ओरिजिन तो दोगे ना। आप ये थोड़ा कह दोगे सेक्शन नंबर 1 IBC का ये है, तो पहले ओरिजिन तो समझाओगे ना IBC कहां से बना। IBC का ओरिजिन क्या है कि पहले कौन सी कंट्री में, फिर कौन सी कंट्री में, फिर इंडिया में IBC का ओरिजिन कैसे हुआ, उस टाइम पर तुम्हारे काम की हो सकती है। बट ऑब्वियसली पता है क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे इतने काम की नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब ये हमारे काम का हो सकता है। और वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर बाय द कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल इन ए टाइम बाउंड मैनर एंड for the maximization of value of asset of such person and matter connected there with incidental thereto। वैसे इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि जो ये कोड है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम आगे रखे डिस्कस भी करेंगे। सेम ऑब्जेक्टिव इन्होंने यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन चुका है। हाँ अभी नहीं बना, जब ओल्ड सिलेबस था CS प्रोफेशनल, तो अगर आप ओल्ड सिलेबस का स्कैनर अगर आपके पास होगा, आप स्कैनर में चेक करना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है ओल्ड सिलेबस के अंदर। तो न्यू सिलेबस के अंदर नहीं बना, तो शायद ये न्यू सिलेबस के अंदर भी तुम्हें देखने को मिल सकता है, बट ये मिलेगा CR वाले एग्जाम में, IBC वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो वो डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो IBC कोड है उसके की ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम अभी आएंगे। अब एक बार यहां पे आना फटाफट से, अब यहां पे एक बार चेक करो। वो कह रहा है साइलेंट फीचर्स ऑफ द लॉ आर एज फॉलोस। अब इस लॉ के फीचर्स क्या क्या हैं, जो इन्होंने IBC कोड बनाया उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला वो कह रहा है क्लियर,
कोहेरेंट एंड स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मतलब जो कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर है, जो कंपनी फाइनेंशियल लॉस के अंदर है, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में जा चुकी है, तो उसके लिए क्या हो गया, अब स्पीडी प्रोसेस हो गया। मतलब पहले 4-5 साल लगते थे, बट मैंने क्या बोला कि आईबीसी में कितने दिन लगते हैं, 180 डेज लगते हैं। 90 डेज का तुम्हें एक्सटेंशन मिलेगा, टोटल कितने हो गए, 330 दिन के अंदर इंसॉल्वेंसी तुम्हारी जो है वो रिजोल्व हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर वो कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस फॉर रिजोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल, नेमली फ्रेश स्टार्ट एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मुझे नहीं पता आप में से आईबीसी का लॉ पहले किस किस ने पढ़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने आईबीसी का लॉ पढ़ा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने कहीं और से भी लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपने आईबीसी का लॉ पढ़ा होगा तो याद करो, जो आईबीसी इलेक्टिव वाला होगा, आईबीसी इलेक्टिव की बात कर रहा हूं, उसमें आपने पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 शायद से पढ़ा होगा। तो पार्ट नंबर 3 जो आपने पढ़ा इंसॉल्वेंसी का लॉ, उसमें इंडिविजुअल वाला केस आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप फॉर्म वाला केस पढ़ा होगा। तो वहां पर ना एक कॉन्सेप्ट था फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। याद है मैंने कहा था कि जो लोग छोटे मोटे पैसे मार लेते हैं, जो छोटा मोटा डिफॉल्ट करते हैं, तो उनके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं फ्रेश स्टार्ट, मतलब कि उनका लोन हम माफ करके उनको बोलते हैं चल तू नई स्टार्टिंग कर ले। तो वही बात कहना चाह रहा है कि इंडिविजुअल वाले केस में एक तो कॉन्सेप्ट है फ्रेश स्टार्ट का कि भैया लोन हमने माफ कर दिया, चल तू फ्रेश स्टार्ट कर ले। दूसरा, फिर वहां पर उनकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने का प्रोसेस भी है। तो वही बात यहां पे कहना चाह रहा है, या तो फ्रेश स्टार्ट कॉन्सेप्ट लगेगा या इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लगेगा, वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है डीआरटी और एनसीएलटी। अब ये 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, मेरे को सारे बच्चे बोल देना, जो हमारा कॉर्पोरेट पर्सन होता है उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने के लिए कहां जाते हैं, एनसीएलटी के पास। और जो हमारा इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने कहां जाते हैं, डीआरटी के पास। तो वही बात कहना चाह रहा है कि डीआरटी और एनसीएलटी ये 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैं हमारी आईबीसी के अंदर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि इस आईबीसी के अंदर क्या किया, एक बोर्ड को तैयार किया गया। याद है उस बोर्ड का नाम क्या था, सारे बच्चे फटाफट से बोलो। इंसॉल्वेंसी का जो बोर्ड है उस बोर्ड का नाम क्या है, आईबीबीआई। इसकी फुल फॉर्म क्या निकल के आ रही है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारा मेन बोर्ड है जो सबकी देखरेख करेगा, चाहे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, चाहे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो, सबकी देखरेख करने वाला एक ही बोर्ड है, उस बोर्ड को आईबीबीआई कहते हैं। याद है जीएसटी के अंदर क्या था, सीबीआईसी। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या था, सीबीडीटी। ऐसे ही गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो ये बोर्ड है इसका एक ही बोर्ड है आईबीबीआई। बस ये बात ध्यान देना जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है। उसके बाद एक बार फिर यहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वुड हैंडल द कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बनाई गई। याद है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है, जितना भी आपका डेटा है, भाई कितना लोन दिया, कितना लोन सामने वाले ने लिया, कितना डिफॉल्ट किया, उसका पूरा डेटा जो है एक सेंट्रलाइज बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। और आपको मैंने क्लास के अंदर कहा भी था कि अभी इंडिया में एक ही इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जहां पे हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। एक बात बताओ, पुराने जमाने के अंदर होता क्या था, मैंने तुम्हें लोन दिया, तुम कह रहे कि तुमने मेरे को लोन ही नहीं दिया। मैंने कहा मैंने 50 लाख रुपए का लोन दिया, तुमने बोला 20 लाख रुपए का लोन दिया। फिर कोर्ट एविडेंस कलेक्ट करता था, एविडेंस कलेक्ट करने में 6 से 7 साल लगते थे, इतने में तो कंपनी बंद हो जाती थी। बट अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने आईयू बना दिया। आईयू का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने तुम्हें मान लो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए का लोन दिया, तो मैंने क्या किया, तुरंत वो लोन एग्रीमेंट अपलोड कर दिया आईयू के पास। फिर आप एग्री करोगे, आपने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया, अब आपने एग्री कर दिया, मैंने एग्री कर दिया, तो एक डेटा आ गया कोर्ट के पास, एनसीएलटी के पास कि हाँ भाई ये डेटा जो है एक्चुअल में लोन दिया था। तो सोच के बताओ क्या स्पीडी रिकवरी होगी या नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात होगी। तो वही कहना चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है भाई हाँ भाई किसने लोन दिया, किसको लोन दिया, कितना डिफॉल्ट हुआ है, पूरा डेटा जो है वो आईयू के माध्यम से दिया जा रहा है। बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद इनेबलिंग प्रोविजन टू डील विद द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, मतलब यहां पे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बातें भी यहां पे होती हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये एक तरह से फीचर्स हैं जो हमारा आईबीसी इंडिया के अंदर हैं, ये मेन फीचर्स यहां पे निकल के आ रहे हैं। अब आ जाओ फाइनली यहां से स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 हमारे आईबीसी का। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, सर इधर देखो ध्यान से, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे, हेलो ओए ओए भाई साहब इधर देखो, इधर देखो एक बार ध्यान से।
एक बात मेरे को बताना, सारे बच्चे जितने बच्चे सामने बैठे, याद है आईबीसी कोड का सेक्शन नंबर 1 क्या था जी? आईबीसी कोड का सेक्शन नंबर 1 था एक्सटेंट, कमेंसमेंट और टाइटल। अब टाइटल तुम सब जानते हो, टाइटल क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। एक्सटेंट क्या है? ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके। जेएनके पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल होता है, जेएनके पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल होता है। और इसके सभी सेक्शन क्या एक टाइम पर आए थे? नहीं, एक टाइम पर नहीं आए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालती है और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सेक्शन धीरे धीरे यहां पर एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुए थे। जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 था कि सारे सेक्शन एक टाइम पर नहीं आए थे, सेम आईबीसी के अंदर भी सारे के सारे सेक्शन एक टाइम पर नोटिफाइड नहीं हुए थे। तो वही बात यहां पे लिखी है जी। सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट डिफरेंट डेट ऑफ डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड एनी रेफरेंस इन एनी सच प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू द कमेंसमेंट ऑफ दैट प्रोविजन। वही बात यहां पे सेक्शन नंबर 1 में लिखी है। सर क्या सेक्शन नंबर 1 हमारे एग्जाम के अंदर बन सकता है? नहीं बन सकता। सर फिर हमारे एग्जाम के अंदर कहां से बनेगा? अब तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनेगा, अब जो मैं तुम्हें करा रहा हूं, अब यहां से बस ये लगा लो मेन बातें हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक की 1.5 क्लास नहीं देखी फिर भी चलेगा, क्योंकि 1.5 क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी। बट जिसने अब के बाद सही ढंग से नहीं देखा ना, आप ये लगा लो अब हर क्लास में ऐसे पॉइंट होंगे जो 5-5 नंबर के तुम्हारे एग्जाम के अंदर कंफर्म बन सकते हैं। अब मेरी बात पे विश्वास मत करना, स्कैनर आपके पास है या कोई बुक आपके पास होगी या कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, आप खुद खोल के देख लेना कि जब मैं तुम्हें आने वाली क्लास कराऊंगा हर क्लास में से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे आईबीसी कोड का सेक्शन नंबर 2 चेक करते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्या है? सेक्शन नंबर 2 कह रहा है दैट इज सेक्शन नंबर 2 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल अप्लाई टू। अब बहुत ध्यान सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले मेरे को ये बताओ किस किस को थोड़ा बहुत याद है इनकम टैक्स में एक सेक्शन 4 था? याद है किसी को इनकम टैक्स में सेक्शन 4 था? याद है किसी को? नहीं, इनकम टैक्स में सेक्शन 4 था। थोड़ा बहुत याद आ रहा हो किसी को इनकम टैक्स में? सर इनकम टैक्स यार गावा सर टैक्स की बात मत करो यार, बड़ी मुश्किल से तो टैक्स निकला था, कहां से अब टैक्स याद करवा रहे हो? सेक्शन 4 सेक्शन 4 सेक्शन 4, हाँ चावला साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सेक्शन 4 है चार्जिंग सेक्शन। याद है चार्जिंग सेक्शन? इनकम टैक्स का सेक्शन 4 जो था वो चार्जिंग सेक्शन था। अरे चार्जिंग सेक्शन क्या बताता था? चार्जिंग सेक्शन का मतलब था कि इनकम टैक्स एक्ट किस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा और किस पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें सेक्शन 4 में आती थी। भाई किस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा और किस पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें सेक्शन 4 में आती थी। ठीक है जी। ऐसे जीएसटी में सेक्शन नंबर 9 था, याद करो सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी। मतलब मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं कि हर एक्ट जो भी हमने पढ़ा तो हर एक्ट का चार्जिंग सेक्शन था। ऐसे ही जो हम आईबीसी कोड पढ़ने जा रहे हैं तो आईबीसी कोड का चार्जिंग सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 2 है। मतलब सेक्शन 2 आपको यह बताएगा कि ये कोड किन किन पर्सन पे लगेगा और जिन जिन पर्सन की सेक्शन 2 बात करेगा उन उन पर्सन पे कोड एप्लीकेबल होगा और किसी पे कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? इसलिए सेक्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सेक्शन 2 का एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, सभी सेक्शन एक तरफ सेक्शन 2 एक तरफ। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है द प्रोविजन ऑफ कोड, मतलब जो इस कोड के प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ कोड शैल अप्लाई टू। अब किस किस पे लगेंगे? उसने बोला एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लो। मतलब वो कह रहे हैं एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लो। मतलब कोई भी कंपनी जो 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है या 2013 से पहले जो भी कंपनी, फॉर एग्जांपल 1956 था, अगर कोई कंपनी उसमें भी इनकॉर्पोरेटेड है तो उसमें भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहली बात तो ये दिमाग में लेके चलो कि कंपनी पर आईबीसी कोड लगेगा जी।
कंपनी पर आईबीसी कोड लगेगा। ये बात दिमाग में क्लियर होगी। अरे फिर वो कह रहे हैं एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को सारे बच्चे बोल देना पॉइंट नंबर 2। अब रेगुलर बैच तो नहीं है, मैं उतना डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, बट मेरे को सारे बच्चे बोल दो फटाफट से पॉइंट नंबर 2 किसकी बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 में बताओगे पॉइंट नंबर 2 में क्या एलआईसी पॉइंट नंबर 2 में फॉल करेगी। सारे बच्चे बोल दो क्या एलआईसी पॉइंट नंबर 2 के अंदर फॉल करेगी। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉइंट नंबर 2 के अंदर फॉल करेगा। क्या आरबीआई पॉइंट नंबर 2 के अंदर फॉल करेगी। क्या एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पॉइंट नंबर 2 के अंदर फॉल करेगी। यस या नो, बस मेरे को सारे बच्चे ये बोल दो क्या ये कंपनीज, क्या ये जो हैं क्या पॉइंट नंबर 2 के अंदर फॉल करेंगे। आंसर इज नो, ये फॉल नहीं करेंगे, नहीं फॉल करेंगे सर, नहीं फॉल करेंगे। मैं बता दूं सर, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, थोड़ा सा मेरा तरीका, मुझे नहीं पता आपको आईबीसी पढ़ाने का सही लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो मेरा पैटर्न वही सेम रहेगा टैक्स वाला, ठीक है ना। उसके अंदर मेरे को नेगेटिविटी मिलती थी कि बहुत डिटेल में लेके जा रहे हो, तो सेम मेरे साथ आईबीसी के अंदर भी हो सकता है। पर बता दूं आईबीसी अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, रिवाइज कर लोगे, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। एक बार पॉइंट नंबर 2 ध्यान से पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 पहली बात किस पे लगेगा, वो कह रहा है एनी अदर कंपनी। तो पहली बात ये समझो पॉइंट नंबर 2 के लिए कंपनी होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 के लिए वो कह रहे हैं एनी अदर कंपनी, मतलब पहली बात कंपनी होना जरूरी है। और कंपनी कौन होता है, जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो या प्रीवियस कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो। अब भाई साहब एलआईसी जो है ना, एलआईसी तुम्हें क्या लग रहा है, एलआईसी सारे बच्चे बोलना क्या एलआईसी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, बस मेरे को ये बता दो। मैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी छोड़ो एक बार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरे को ये बताओ क्या एलआईसी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, बस मेरे को ये बता दो। यस या नो, नहीं है सर, एलआईसी कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। आरबीआई आप अगर चेक करोगे एक बार एमसीए की वेबसाइट खोल के देखना, आरबीआई कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। एसबीआई आप चेक करना एक बार ध्यान से, एसबीआई कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। तो अगर वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं है, फिर तो वो कंपनी नहीं है। तो बच्चा कह रहा है सर वो अगर वो कंपनी नहीं है तो फिर वो क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, वो कंपनी वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगी, तो उनके ऊपर पॉइंट नंबर 4 एप्लीकेबल हो जाएगा, बट पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 के लिए कंपनी होना जरूरी है। उसने बोला एनी अदर कंपनी, मतलब पहली बात तो वो कंपनी हो। तो पॉइंट नंबर 2 कहना चाह रहा है ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है बट वो गवर्न है स्पेशल एक्ट से भी। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसी कोई कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है बट उसको स्पेशल एक्ट भी गवर्न कर रहा है, तो उस पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहां पे जितने भी बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, एसबीआई यहां पे कवर नहीं होगा, एसबीआई यहां से अलग है, तो आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हो गया, ये सब की सब यहां पे कवर होंगी, ये सब की सब यहां पे कवर होंगी। ये कंपनी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हैं और ये स्पेशल एक्ट से भी गवर्न होती हैं, इसलिए इन पर भी आईबीसी कोड लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से आंसर देना। मैं एक बार फिर आपसे बोलूंगा, पॉइंट ए और बी का डिफरेंस समझो। बच्चा कह रहा है पॉइंट ए और बी में क्या डिफरेंस है? ना 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 कनिका, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। समझो पॉइंट ए और बी में क्या फर्क है। पॉइंट ए में वो कहना चाह रहा है ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हैं और उनको कंपनीज एक्ट ही गवर्न कर रहा है। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसी कोई कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हैं और उन्हें कंपनीज एक्ट ही गवर्न कर रहा है, उनके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बना हुआ। फॉर एग्जांपल, आज अगर मेरी कंपनी है, मान लो वीजी लिमिटेड के नाम से अगर कोई कंपनी है, मैंने एजुकेशन कंपनी खोल रखी है, तो मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट ही एप्लीकेबल होता है। मैं कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हूं तो मैं पॉइंट नंबर ए में कवर हूं। बट अगर वही मेरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, मैं कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हूं बट मैं स्पेशल एक्ट से गवर्न हूं। अब अगर मान लो ये पॉइंट नंबर 2 ना होता तो ऐसी कंपनी को तुम कहां कवर करते भाई? ऐसी कंपनी फिर कहां पे कवर होती? क्योंकि हर बंदा क्या बोलता कि पॉइंट नंबर ए में तो वही कंपनी कवर होंगी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है और कंपनीज एक्ट से ही गवर्न है। तो पॉइंट नंबर 2 ने बोला ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड तो है बट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट होंगी, उन पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये दिमाग में क्लैरिटी लेके चलना कि ए और बी इन दोनों पर आईबीसी कोड एप्लीकेबल होगा। उसके बाद फिर वो कह रहा है एलएलपी पर भी कोड एप्लीकेबल होगा जी, एलएलपी के ऊपर भी कोड एप्लीकेबल होगा। तो एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके बाद वो कह रहे हैं एनी अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड। अब यहां पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है एलआईसी, यहां पर बात हो रही है आरबीआई की। तो कह रहे हैं अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, बट इन पे कोड तब लगेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी तक यहां पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी नोटिफाई करेगी तब उन पे कोड एप्लीकेबल होगा। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी तब तक उन पे कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जो कंपनी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, अपने एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हैं, उन पे आईबीसी कोड लगेगा नहीं। लग सकता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब लगेगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। अगले पॉइंट पर आओ। फिर अगला पॉइंट गवर्नमेंट कह रही है पर्सनल गारंटर पर ये कोड लगेगा। अच्छा, पर्सनल गारंटर कौन होता है? जो गारंटी देता है। अब पर्सनल गारंटर किसका? हर पर्सन का नहीं, वो कह रहा है पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर। इट मींस अगर कोई गारंटर है कॉर्पोरेट डेटर का, उस पे कोड एप्लीकेबल होगा। अगर कोई गारंटर है अदर देन कॉर्पोरेट डेटर का, उस पे कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, उस पे कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। सेक्शन 227 में किया है ना? अरे वो तो फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर की बात है, वो तो फाइनेंशियल सर्विस की अलग से बात करेंगे जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे नोटिफिकेशन लेकर आई है वो तो एफएसपी के लिए लेकर आई है, वो एफएसपी के लिए है। तो एफएसपी की बात बाद में होगी, ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चा निर्मल कह रहा है बच्चा। अगले पॉइंट पर आओ। फिर पार्टनरशिप फर्म पर भी कोड एप्लीकेबल होगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म पर भी कोड एप्लीकेबल होगा। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं इंडिविजुअल पर भी कोड एप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल कौन से? अदर देन पर्सन रेफर्ड इन द क्लोज नंबर ई, मतलब जो क्लोज नंबर ई में कवर हैं उनको छोड़ के सभी इंडिविजुअल पर एक कोड लगेगा। अच्छा, जब वो कह रहे हैं कि जो ई में कवर है उनको छोड़ के, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो पर्सनल गारंटर हैं वो इंडिविजुअल हो सकते हैं? सारे बच्चे बोल देना, क्या जो पर्सनल गारंटर हैं क्या वो इंडिविजुअल हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल नहीं होते तो फिर ये पॉइंट ही नहीं होता ना। वगैरह सभी इंडिविजुअल पर ये कोड लगेगा, बट उनको छोड़ के जो क्लोज ई में है। क्लोज ई में क्या है? पर्सनल गारंटर। तो पर्सनल गारंटर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो अगर पर्सनल गारंटर इंडिविजुअल हैं वो पॉइंट ई में कवर होगा, पॉइंट जी में कवर नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, बस मुझे आंसर देना, देन हम सेक्शन 2 को पैक करेंगे। फिर मैं तुम्हें सेक्शन 2 की केस स्टडी दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, आपको बताऊं, आपका पेपर मैं बता दूं सर, ये बात कान खोल के सुन लेना, सीए इंटर का इस बार लॉ का पेपर बना और उनके तोते उड़ गए। ये बात आपने यूट्यूब पे देख ली होगी, आजकल तो अब यूट्यूब पे एक्टिव है। तो उनके तोते उड़ गए लॉ के पेपर के अंदर। 2-2, 3-3 पेज की केस स्टडी सीए इंटर के एग्जाम के अंदर आई है। मैं सीए फाइनल की तो बात ही नहीं कर रहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज चाहे वो आईसीएआई हो, चाहे वो आईसीएसआई हो, चाहे वो आईसीडब्ल्यूआई हो, ये तीनों इंस्टीट्यूट जो हैं, आप ये बात कान खोल के सुन लेना, आज जब भी वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो साथ में वो एआई का भी यूज करते हैं। वो चैट जीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। और आप समझ सकते हो कि अब क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होंगे। आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, 100 में से 1 केस में देखने को मिलेगा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्योंकि जब तुम एआई को नहीं छोड़ते तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट एआई को छोड़ देगा क्या? आज तो उनके पास एक से एक ऑफिसर बैठे, उनको तो एक से एक प्रॉम्प्ट पता है भाई। वो एक प्रोविजन डालेंगे, 40 केस स्टडी निकाल देंगे उसकी, और कौन सी केस स्टडी कैसे मर्ज करेंगे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये बात मान के चलना कि पेपर का लेवल डे बाय डे बढ़ने वाला है तुम्हारे कंट्रोल से पर। और ये बात मैं डराने की बात, बच्चा कह रहा डरा रहे हो, मैं डराने की बात कर ही नहीं रहा भाई। यार एक बात बताओ, जब तुम चैट जीपीटी को पेल देते हो, जब तुम चैट जीपीटी यूज करते हो, तुम उनसे आंसर मांगते हो, तुम्हारा इंस्टीट्यूट पागल है क्या? मतलब इंस्टीट्यूट को चैट जीपीटी पता ही नहीं क्या होता है, उसको यूज करना नहीं आता। उसने तो स्पेशल एम्प्लॉई रखे होंगे उसके, वो एक प्रोविजन डालता होगा, 20 केस स्टडी फ्रेम होती होंगी। तो अब केस स्टडी वो अब मतलब अगर तुम सोचो केस स्टडी रिपीट हो जाएगी, वो सीन नहीं होगा सर। तो अगर बच्चे चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट को भी चैट जीपीटी यूज करना आता है। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। तो दिमाग खोल के चलें, जिसके प्रोविजन क्लियर होंगे वही एग्जाम क्लियर करेगा। बस अब ये बात ध्यान देना चाहिए, मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं।
हाँ, तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सोचो कि भैया पेपर वो दिखने वाले, ना 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 ना, ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। तो अब सुनो ध्यान से, अब एक बार वापिस आओ यहाँ पे। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। अब बताओ आईबीसी कोड, पहले बताओ आईबीसी कोड किस किस पे लगेगा जी। हाँ जी, फटाफट से कंक्लूड करो। आईबीसी कोड किस किस पे लगेगा? पहला, आईबीसी कोड किस किस पे लगेगा? पहला जी, ऐसे कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हैं और कंपनीज एक्ट से ही गवर्न हो रही हैं, उस पर आईबीसी कोड लगेगा। दूसरा, ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हैं और स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही हैं, उस पर भी आईबीसी कोड लगेगा। तीसरा, तीसरा गवर्नमेंट कह रही है एलएलपी पर आईबीसी कोड लगेगा। चौथा, फिर गवर्नमेंट कह रही है, फोर्थ गवर्नमेंट कह रही है अपना पर्सनल नहीं, ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जो किसी और एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, उस पे तब लगेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। पांचवा, फिर गवर्नमेंट कहती है पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, उस पे भी आईबीसी कोड लगेगा। छठा, गवर्नमेंट फिर ये बात कहना चाहती है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उन पे भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल होगा। फिर गवर्नमेंट कह रही इंडिविजुअल पे भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल होगा, बट उसको छोड़ के जो क्लोज नंबर ई में कवर होंगे, ये बात ध्यान देना। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे, कॉर्पोरेट गारंटर पे तो लगेगा लगेगा ना। कॉर्पोरेट गारंटर तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे बच्चे कंपनी हो गए ना, जब वो कंपनी हो गए तो कंपनी तो ऊपर ही कवर हो गई ना। ओके ना। अब सुनो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे बस एक मुझे आंसर दे देना, फिर मैं आगे चलूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि एक तो आईबीसी कोड में होता है डेटर, एक आईबीसी कोड में होता है क्रेडिटर। सारे बच्चे कान खोल के सुन लेना चाहिए। एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। सारे बच्चे बताना क्रेडिटर कौन होता है, पैसा देने वाला या पैसा लेने वाला? बताओ जी, क्रेडिटर कौन होता है? बोलो, क्रेडिटर कौन होता है जी? पैसा देने वाला या पैसा लेने वाला? पैसा लेने वाला। क्रेडिटर कौन होगा जी? पैसा लेने वाला। ये होगा पैसा लेने वाला, ठीक है जी। अच्छा, डेटर कौन होगा? डेटर, डेटर होगा पैसा देने वाला, मतलब जिसने क्रेडिटर के पैसे देने होंगे, जिसने क्रेडिटर के पैसे देने होंगे वो डेटर होगा, और जिसने पैसे लेने होंगे वो क्रेडिटर होगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, या बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है? इतना तो बात मान के चल सकता हूं ना भाई, थोड़ा बहुत ये तो है नहीं कि तुम पहली बार आईबीसी पढ़ रहे हो, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है। अगर है तो इतनी बात तो पता होगी ना, डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं। तो डेटर का मतलब जिन्होंने पैसा उधार में लिया होता है, क्रेडिटर मतलब जिन्होंने पैसा दिया होता है। तो क्रेडिटर ने पैसा लेना होता है, डेटर ने पैसा देना होता है। ये बात क्लियर है? ये बता दो, जो हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं कि आईबीसी कोड किस पे एप्लीकेबल होगा, तो उसने बोला आईबीसी कोड लगेगा कंपनी पे, आईबीसी कोड लगेगा ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न है, एलएलपी पे लगेगा, पार्टनरशिप फर्म पे लगेगा, इंडिविजुअल पे लगेगा, इन सब पे आईबीसी कोड लगेगा। तो जो उसने नाम सेक्शन 2 में बोले, तो सेक्शन 2 में वो जिनकी बात कर रहा है, क्या वो डेटर की बात कर रहा है, या वो क्रेडिटर की बात कर रहा है, या वो दोनों की बात कर रहा है? बस ये बता दो मेरे को, ये बता दो बस मेरे को, क्या वो डेटर की बात कर रहा है, क्रेडिटर की बात कर रहा है, या वो दोनों की बात कर रहा है? ये कोड की एप्लीकेबिलिटी डेटर, क्रेडिटर या दोनों? सारे बच्चे बता दो फटाफट से। डेटर, क्रेडिटर या दोनों? जल्दी बोल दो फटाफट से। डेटर, क्रेडिटर या दोनों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। मतलब ये मुझे प्राउड फील हो रहा कि वाकई अब भाई साहब बच्चे बहुत बढ़िया सामने बैठे हैं, कमाल कर दिया आपने। बिल्कुल ऑलमोस्ट 90% बच्चे, वो 90 भी नहीं 95% बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया कि सर ये कोड जो है वो डेटर के हाथ में एप्लीकेबल होगा, वो क्रेडिटर के हाथ में एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब एक बार नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ना। उसने बोला कि ये कोड इन पे लगेगा, अब वो कह रहा है इन रिलेशन टू देयर इंसॉल्वेंसी, मतलब इन लोगों की इंसॉल्वेंसी पर ये कोड लगेगा। तो मेरे को सारे बच्चे बोलना इंसॉल्वेंसी किसकी होती है, क्रेडिटर की या डेटर की? हाँ जी, ये इंसॉल्वेंसी किसकी होती है, क्रेडिटर की या डेटर की? ऑब्वियस सी बात है डेटर की। भाई डिफॉल्ट कौन करेगा, डेटर। तो जो डिफॉल्ट करेगा वही तो इंसॉल्वेंसी में जाएगा, तो जो इंसॉल्वेंसी में जाएगा उस पे कोड एप्लीकेबल होगा। तो उन्होंने बोला देयर इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन और वॉलंटरी लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी एज द केस में बी, मतलब इनके लिक्विडेशन, इनकी इंसॉल्वेंसी, इनकी बैंक्रप्सी, इनके वॉलंटरी लिक्विडेशन पे कोड एप्लीकेबल होगा। तो ये सब लोग डेटर हैं।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये सब लोग डेटर हैं। बात क्लियर है? पक्का पक्का। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, फिर मैं तुम्हें केस स्टडी दिखाऊंगा, देखता हूं तुम सही आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे सोच समझ के। हेलो भाई साहब, ओए इधर सारे बच्चे सोच समझ के आंसर देना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो एचईएफ ने लोन लिया कंपनी से, एक एचईएफ ने लोन लिया कंपनी से 5 करोड़ का। एचईएफ कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, एचईएफ डिफॉल्ट कर गई। एचईएफ कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, एचईएफ डिफॉल्ट कर गई। क्या एचईएफ को हम आईबीसी कोड में लेके जा सकते हैं? क्या एचईएफ को हम आईबीसी कोड में लेके जा सकते हैं? हाँ जी, क्या एचईएफ को हम आईबीसी कोड में लेके जा सकते हैं? हाँ या ना? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या एचईएफ को आईबीसी कोड में लेके जा सकते हैं? यस या नो? जल्दी बोलो फटाफट से जी। क्या एचईएफ की इंसॉल्वेंसी को आईबीसी कोड में रिजोल्व कर सकते हैं? हाँ या ना? यस या नो? बच्चा कह रहा है नो। बट एक बात तो, ये जो कंपनी है, कंपनी पर तो आईबीसी कोड लगता है ना, कंपनी तो है। हाँ जी, कंपनी पर तो आईबीसी कोड लगता है। हमें क्रेडिटर चेक करना है, डेटर चेक करना है। डेटर कौन है? एचईएफ। और आप चेक करो एचईएफ कहीं पर भी कवर नहीं है। आप चेक करो एचईएफ कहीं पर भी कवर नहीं है, इसकी इंसॉल्वेंसी आईबीसी कोड में रिजोल्व नहीं होगी। तो बच्चा कह रहा है सर क्या फिर हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बट वो आईबीसी कोड में नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हें नॉर्मल कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। मैं दोबारा बोल दूं, नॉर्मल कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, वहां से रिकवरी होगी तो होगी, बट आईबीसी कोड में रिकवरी नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो बस ये दिमाग में लेके चलना, अगर डेटर तुम्हारा इनमें से कोई है तब ये कोड लगेगा, क्रेडिटर कोई भी हो सकता है। अच्छा मेरे को सारे बच्चे बोलना, एक एचईएफ ने एक कंपनी को लोन दिया 5 करोड़ रुपए का, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या आईबीसी कोड लगेगा नहीं लगेगा? जल्दी बोल दो, क्या आईबीसी कोड लगेगा नहीं लगेगा? हाँ या ना बोल दो बस। एक एचईएफ ने 5 करोड़ रुपए का एक कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या आईबीसी कोड लगेगा नहीं लगेगा? 100% आईबीसी कोड लगेगा। पैसा देने वाला कौन है मैटर नहीं करता, पैसा लेने वाला इनमें से एक होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार आ जाओ, फटाफट से आओ जी, आ जाओ। अब एक बार केस स्टडी के मेरे को आंसर दो, देखता हूं तुम केस स्टडी के आंसर दे पा रहे नहीं दे पा रहे हो जी। तो पहला वो कह रहा है जेनिथ एयरलाइन, एक एयरलाइन कंपनी है जी, ध्यान से देखना, एक एयरलाइन कंपनी है। तो एयरलाइन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, डिफॉल्ट ऑन एयरक्राफ्ट लीज पेमेंट, डिफॉल्ट ऑन एयरक्राफ्ट लीज पेमेंट। एट द सेम टाइम इंडियन रेलवे ए स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट अंडर द रेलवे एक्ट 1989 डिफॉल्ट ऑन सप्लायर पेमेंट, कैन आईबीसी बी अप्लाइड अगेंस्ट बोथ? बताओ जी, बताओ दोनों पे आईबीसी लगेगा नहीं लगेगा जी? जल्दी बोल दो, दोनों पे आईबीसी लगेगा नहीं लगेगा? हाँ नहीं, दोनों पे आईबीसी कोड लगेगा नहीं लगेगा? फटाफट से बोल दो हाँ या ना। अरे पहले मेरे को एक बात बताना, एयरलाइन लिमिटेड पे लगेगा नहीं लगेगा जी? एयरलाइन लिमिटेड पे लगेगा नहीं लगेगा? 100% लगेगा। इंडियन रेलवे पे लगेगा नहीं लगेगा? मैं बता दूं नहीं लगेगा, नालायक को नहीं लगेगा। इंडियन रेलवे है, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई कंपनी थोड़ा है यार, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कंपनी कौन सी हो गई वो, नालायक। अभी हमने पढ़ा किस पे लगेगा, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इंडियन रेलवे तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में थोड़ा आईबीसी कोड एप्लीकेबल कर दोगे? सेक्शन 2 में कहां कवर हो रहा है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट? कंपनी होनी चाहिए उसके लिए। अगर ये आईआरसीटीसी होता, ये कंपनी आईआरसीटीसी, ये लिस्टेड कंपनी है, अगर यहां पर वो होती फिर आईबीसी कोड की बात हो सकती थी। इंडियन रेलवे तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उस पर आईबीसी कोड कैसे एप्लीकेबल कर दोगे? तो सिर्फ जो आपकी एयरलाइन कंपनी है उस पर कोड एप्लीकेबल होगा। देखो जी,
एयरलाइन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, तो सेक्शन 2A आईबीसी इज एप्लीकेबल. इंडियन रेलवे इज नॉट ए कंपनी बट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेंस आईबीसी कोड डज नॉट अप्लाई टू इंडियन रेलवे. बस ये पर ध्यान दो. क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगले का मुझे आंसर दो जी, अगले का आंसर दो. हाँ नहीं, ब्लू रॉक एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, डिफॉल्ट ऑन ए टर्म लोन 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया जी. पार्टनर आर्ग्यू दैट आईबीसी अप्लाई ओनली टू द कंपनी नॉट ऑन एलएलपी, डिसाइड. बताओ जी, जल्दी बोलो. क्या आईबीसी कोड लगेगा नहीं लगेगा? फटाफट से बोल दो, क्या आईबीसी कोड लगेगा नहीं लगेगा? 100% लगेगा जी. क्या पार्टनर जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना. पार्टनर को पता ही नहीं है, नालायक है पार्टनर. पार्टनर अगर सेक्शन 2 पढ़ते तो पार्टनर ये बात ही नहीं बोलते. सेक्शन 2 में साफ साफ लिखा है कि एलएलपी पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल होगा, तो 100% एलएलपी के ऊपर भी आईबीसी कोड लगेगा. इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, ठीक है जी. तो देखो यहां पर आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगले पॉइंट पर आओ जी. अब वो कह रहा है गैलेक्सी, ध्यान से पढ़ना, गैलेक्सी टेलीकॉम लिमिटेड डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन. इट्स प्रमोटर मिस्टर अजय Kapoor has given a personal guarantee to bank. Can proceeding under IBC be initiated against both the company and the guarantor? जल्दी बोलो फटाफट से जी, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो. क्या इनके ऊपर आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा? यस या नो? फटाफट से बोल दो. लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी. अभी मैंने बोला पर्सनल गारंटर, और अगर पर्सनल गारंटर कंपनी का है, अगर पर्सनल गारंटर कंपनी का है तो उसके ऊपर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल होगा. तो दोनों पर आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात. देखो पर्सनल गारंटर, अब अगर पर्सनल गारंटर कॉर्पोरेट डेटर का है तो बोथ गैलेक्सी एंड कपूर कैन फेस प्रोसीडिंग आईबीसी. ज्यूरिसडिक्शन इज एनसीएलटी फॉर द बोथ. बस ये पर ध्यान दो. क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी. अब यहां पे एक बार केस स्टडी 4 चेक करो. केस स्टडी 4 क्या है? कह रही जी, शर्मा एंड कंपनी ए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म डिफॉल्ट ऑन ट्रेड डेट ऑफ 20 करोड़. भाई साहब 20 करोड़. मीनवाइल मिस्टर सुरेश हु रन ए सोल प्रोप्राइटरशिप कॉल्ड सुरेश ट्रेडर डिफॉल्ट ऑन ए पर्सनल लोन ऑफ 3 करोड़. कैन आईबीसी और टू अप्लाई बोथ? इफ यस विच फॉर्म विल हियर द केसेस? कौन इसका केस सुनेगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो. हाँ जी फटाफट से बोलो जी, क्या कोड लगेगा नहीं लगेगा? फटाफट से बोल दो, क्या कोड लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. पार्टनरशिप फॉर्म पर भी लगेगा और इंडिविजुअल पर भी लगेगा. अच्छा, अगर दोनों पर कोड एप्लीकेबल होगा तो दोनों के कोड एनसीएलटी के पास जाएंगे या डीआरटी के पास जाएंगे? तो इनके लिए जो अथॉरिटी बनी है ना वो डीआरटी बनी है. इनके लिए अथॉरिटी कौन सी बनी है? डीआरटी. तो एनसीएलटी बनी है कंपनीज के लिए, इनके लिए कौन सी बनी है? डीआरटी बनी है. तो दोनों के दोनों आपके डीआरटी के पास जाएंगे, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास यहां पे जाएंगे. 2F इनके ऊपर कोड एप्लीकेबल हो जाएगा. तो आप समझ रहे हो? अब ये केस स्टडी किसने बनाई है? AI. आने वाले टाइम में पेपर में केस स्टडी कौन बनाएगा? AI. सर तो हम चैट जीपीटी को ऐसा लिख सकते हैं, हे चैट जीपीटी, इंस्टीट्यूट जो तुमसे केस स्टडी बनवा रहा है प्लीज वो केस स्टडी मुझे बता दो और मेरा नाम इंस्टीट्यूट को डिस्क्लोज मत करना. तो पेपर भी तो सर लीक हो सकता है ना. वाह वाह मेरे बच्चे वाह, क्या तुमने लैंग्वेज दी है चैट जीपीटी को. तुम्हारे नजर न लग जाए मेरे बच्चों. अबे नालायकों. ऐसे तो चैट जीपीटी तुम्हें जरूर बताएगा. ठीक है, आ जाओ जी फटाफट से आओ जी. हाँ नहीं फटाफट से आओ इधर देखो ध्यान से. अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी. अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से. एक बच्चा लिख रहा टैक्स में क्या लिख रहा? टैक्स के ऐसे क्वेश्चन बताना जो सीएस इंस्टीट्यूट ने पेपर में पूछे हैं. चैट जीपीटी ने ऐसे हाथ निकाल के मुंह पे मारा. चले. चैट जीपीटी ने ऐसे हाथ निकाल के मुंह में मार दिया उसके. चले आ जाओ फटाफट से आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ. वो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई
that microfinance institution registered under a special law shall also be covered under IBC. How does section 2 empower such inclusion? तो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, तो अगर नोटिफाई कर दिया तो इन पर भी कोड एप्लीकेबल हो सकता है, बिल्कुल एप्लीकेबल हो सकता है। याद है पॉइंट नंबर 4 कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई करी है तो उन पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो सकता है। तो यस, इन पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो सकता है। अगर यहां पर इंक्लूजन वाले पार्ट में कवर हो जाएगा तो उस केस में यहां पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको यहां पे समझ में आ गया सेक्शन 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम भूलोगे तो नहीं कभी जिंदगी में सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में से क्वेश्चन बन सकता है 100% बन सकता है। आप अगर स्कैनर चेक करेंगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा सेक्शन 2 में से एक बार नहीं मल्टीपल टाइम सेक्शन 2 में से क्वेश्चन बना हुआ है। तो सेक्शन 2 को लाइटली बिल्कुल मत लेना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरह की केस स्टडी बन सकती है, मिक्स करके केस स्टडी बन सकती है। सो सेक्शन 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। डन। 5 क्वेश्चन देखो, फिर से 5 क्वेश्चन देखो, सही तो है, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन 5 देखो फिर से, देख लिया। अब देखने के बाद कुछ करना भी है, लोग यार देखते रहना बस। देख तो लिया, दोबारा देखूं? देख लिया, बड़े आगे अब हैं, बड़े बढ़ जाए क्या? 2D के अंदर आएगा जी, 2D के अंदर आएगा। अच्छा यहां पे कह रहे हो क्या? अरे 2D आएगा, ओहो सॉरी शक्तिमान, सॉरी। हाँ तो ये बोलना कि यहाँ पे 2H की जगह D आएगा। कह रहा देखो ध्यान से, देख लिया था मैंने। अब तो ये तो बोलता कि H की जगह D आएगा या क्यों आएगा, नालायक। आ जाओ फटाफट से आओ जी, अब इधर पॉइंट पे आओ जी। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर आओ। हेलो, अब यहाँ पे अगले पॉइंट के ऊपर आओ। वो कह रहे की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन चुका है। अब अगर आप स्कैनर चेक करेंगे, चाहे वो टैक्समैन का हो, चाहे वो सुचित्रा का हो। अच्छा एक बात बताऊं आपको, दिसंबर से पहले तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा मैं। आईबीसी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मैं काम कर रहा हूं। अक्टूबर के एंड तक, मैं अभी नहीं कह रहा, अक्टूबर के एंड में तुम्हारे पास आईबीसी की समरी बुक लॉन्च करूंगा और एक एक पॉइंट उसमें मॉड्यूल का कवर होगा। और ये मान के चलो कि 220 से लेके 250 पेज के अंदर पूरा आईबीसी मैं कंसाइज करने जा रहा हूं। जैसे याद है मैं टेक्स्ट की हैंड रिटन बुक देता था और तुम उसको कितना अप्रिशिएट करते थे, सर आपके नोट्स बहुत बड़ी हैं। तो वही सेम मैं आईबीसी की तैयार करने में लग चुका हूं। अक्टूबर के एंड तक तुम्हें 250 पेज की आईबीसी की समरी बुक मिल जाएंगी, जो तुम्हारे इलेक्टिव के अंदर भी काम आएगी और जो तुम्हारे सीआर के अंदर भी काम आएगी। हाँ फ्री होगा मेरे बच्चे, फ्री। लूट लो मेरे को, ये 1 मिनट रुक, लूट ले भाई, मेरे को लूट ले भाई, ले लियो, फ्री ले लियो भाई। तू फ्री लेने के बाद अभी तू नंबर लेके आ जाओ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। नालायक। बच्चा कह रहा है फ्री होगा, मैं कहा बस सर आप तो फ्री देते हो सब कुछ। आ जाओ जी, फटाफट से आओ जी। नहीं बहुत बढ़िया, तुम्हें मजा आएगा देखना बुक पढ़ के ना। सारे की पॉइंट्स मैंने कंसाइज कर दिए। आ जाओ, चलो फटाफट से आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे चेक करो की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या क्या की ऑब्जेक्टिव है? तो वो कह रहा है ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ले डाउन द फॉलोइंग की ऑब्जेक्टिव। अब इसके ना तुम्हें की पॉइंट्स याद करने हैं, अच्छे ध्यान रखना, इसके तुम्हें की पॉइंट्स याद करने हैं, की पॉइंट्स याद करने हैं। अब की पॉइंट्स कैसे याद करने हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस कोड के? तो पहला वो कह रहा है टू कंसोलिडेट and amend the law relating to the reorganization and insolvency resolution of corporate person, partnership firm and individual to provide a time bound insolvency resolution mechanism। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस लॉ ने क्या किया, जितने भी लॉ रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे,
या जितने भी लॉ इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड थे उसको कंपाइल करने का, उसको कंसोलिडेट करने का काम जो है वो आईबीसी कोड ने किया। पहली बात तो ये, क्या बात मेरे समझ में आ रही है? दूसरी बात वो कह रहा है इंश्योर मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट। अब एक बात बताओ, जब इंसॉल्वेंसी टाइम बाउंड मैनर में रिजोल्व होगी तो क्या एसेट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यार आपने सोच के बताना यार। जब इंसॉल्वेंसी, मतलब कहां इंसॉल्वेंसी को सोल्व होने में 7 साल लग रहे हैं, कहां इंसॉल्वेंसी को सोल्व होने में 3 साल लग रहे हैं, तुम खुद सोच के बताओ। अगर इंसॉल्वेंसी 3 साल में रिजोल्व होगी तो क्या एसेट की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी। तो उसने बोला मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट। फिर वो कह रहा है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। अब एक बात बताओ, अगर जल्दी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होगी तो क्या लेंडर लोन देते हुए डरेगा? नहीं डरेगा, उसको पता रिकवरी हो सकती है। तो अगर लेंडर लोन देते हुए नहीं डरेगा तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो मान लो स्टार्टअप्स वाले हैं, क्या वो इनकरेज होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल इनकरेज होंगे। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव यहां पे निकल के आ रहा है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। फोर्थ यहां पर वो ये बात कहना चाह रहा है इन केस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब सिंपल सी बात है, जब जल्दी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होगी तो क्रेडिट जो है, मतलब लोन जो है, लोन देना बढ़ जाएगा, लोन लेना बढ़ जाएगा, मार्केट में क्रेडिटिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। आईबीसी में सिर्फ क्रेडिटर के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया गया, सबके इंटरेस्ट पे ध्यान दिया गया। याद करो सेक्शन नंबर 53, रेगुलर बैच वाले बच्चे या कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, वाटरफॉल अरेंजमेंट। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, याद है वाटरफॉल अरेंजमेंट। अब वाटरफॉल अरेंजमेंट में क्या होता है? वाटरफॉल अरेंजमेंट में सबका ध्यान रखा गया कि पेमेंट हमें करनी कैसे है। तो ये बात कहना चाह रहा है कि सबके इंटरेस्ट को हमने यहां पे ध्यान रखा है, सिर्फ क्रेडिटर की बात नहीं होती, सबके इंटरेस्ट की यहां पे बात होती है। फिर उसके बाद यहां पे कहना चाह रहा है पॉइंट नंबर 6 में देखो, टू एस्टैब्लिश एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एक IBBI एक बोर्ड बनाया गया। और फिर यहां पे जितने भी इससे रिलेटेड मैटर हैं वो सारे के सारे अब तुम्हारे आईबीसी कोड के अंदर हैं। ये 7 ऑब्जेक्टिव आपके निकल के आ रहे हैं। अगेन कह रहा हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में अगेन क्वेश्चन बन सकता है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 7 के 7 ऑब्जेक्टिव आपको दिमाग में लेके चलने हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का डन? चलो बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अब यहां पे आओ जी। अब ये कोड कैसे ऑर्गेनाइज है जी? अब ये बात वैसे मैं आपको कल भी बता चुका था, ये कोड कैसे ऑर्गेनाइज है। सारे बच्चे फटाफट से बोलना जी, सारे बच्चे फटाफट से बोलना। इस कोड में टोटल मिला के सेक्शन कितने हैं बताओ? मैंने कहा था कितने सेक्शन है? टोटल मिला के 255 सेक्शन है। इस कोड में कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। अब 255 सेक्शन है, 5 पार्ट है। अब देखो यहां पर एक बार चेक करो। पहला याद करो पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में सेक्शन 1 से 3 आते हैं। फिर पार्ट नंबर 2 में याद है सेक्शन 4 से लेके 77 कैपिटल ए तक आता है। फिर पार्ट नंबर 3 में 78 से 187 आपको याद होने चाहिए जी, आपको याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हैं सीएस का उसी में ही आईबीसी की वैल्यू है। सीए वालों के अंदर आईबीसी की इतनी वैल्यू नहीं है। नो डाउट वो भी आईबीसी पढ़ते हैं, बट तुम्हारा तो 140 मार्क्स का आईबीसी है। तो आपके दिमाग में रटे होने चाहिए कि 5 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में 1 2 3 है, पार्ट नंबर 2 में 4 to 77 है, पार्ट नंबर 3 में 78 से 187 है, पार्ट नंबर 4 में 188 से 223 है, और पार्ट नंबर 5 में 224 से 255 है। केस स्टडी प्लीज सर, केस स्टडी का भी कुछ प्लान करता हूं। बाकी उसके लिए भी आप एक बार ये कर सकते हैं, आप स्कैनर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनर के अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तुम्हें दिए होते हैं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें केस स्टडी भी साथ साथ प्रोवाइड करवाता रहूं, और हम केस स्टडी यहां पर भी करेंगे। जैसे आज हमने सेक्शन 2 की है ना, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर सेक्शन की मैं केस स्टडी बना के लेके आऊंगा, तो हम यहां पर भी केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे 5 पार्ट यहां पे निकल के आते हैं। अच्छा, अब जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारा कौन सा है? प्रीलिमिनरी है। पार्ट नंबर 2 हमारा कौन सा है? इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, जो सबसे मेन है। ये वाला पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस पार्ट के अंदर से बनते हैं, ठीक है नी। हाँ, मतलब पार्ट नंबर 2 के प्रीति पार्ट नंबर 2 के सेक्शन याद रखने बहुत जरूरी है। मतलब पूरे आईबीसी कोड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पार्ट नंबर 2 के सारे सेक्शन याद होने बहुत जरूरी है। और ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, जब तुम पार्ट नंबर 2 हमारी रिवीजन खत्म होगी तुम्हें सारे सेक्शन याद हो चुके होंगे, बट इनके सेक्शन याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 तुम छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ने का मतलब सेक्शन तुम याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। पार्ट नंबर 4 के सेक्शन याद नहीं होंगे तो भी चलेगा, और पार्ट नंबर 5 तो वैसे भी मिसलीनियस है। इसमें कुछ प्रोविजन जो है हमारे सीएस प्रोफेशनल में है, कुछ प्रोविजन हमारे सीएस प्रोफेशनल में है ही नहीं, क्योंकि वो नोटिफाइड ही नहीं हुए, ठीक है जी।
चलो अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ है आज की क्लास का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कह रहा है दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ द आईबीसी कोड 2016। अब ये जो है ना, ये पूरे आईबीसी कोड का क्रक्स है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ओल्ड सिलेबस के अंदर 2 से 3 बार बना है, बट जब से न्यू सिलेबस बना है उसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं बना। अब मैं ये नहीं कह रहा बन नहीं सकता, तो शायद बन भी सकता है, शायद बन भी सकता है, ये बात ध्यान रखना, शायद बन भी सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है पूरा आईबीसी कोड है, उस आईबीसी कोड के साइलेंट फीचर्स के हैं। तो अब यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रहे, देखो क्या क्या फीचर्स है। पहला मोटा मोटी ध्यान रखना जी, बस मोटा मोटी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली बात तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऑफर ए यूनिफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इंसॉल्वेंसी लेजिस्लेशन कवरिंग ऑल कंपनीज पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारे लोगों को कंबाइन कर दिया, कंपनीज इंडिविजुअल पार्टनरशिप हम सब यहां पे कवर हैं। उसके बाद टू इंश्योर ए फॉर्मल एंड टाइम बाउंड मैनर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। अब इसमें इंसॉल्वेंसी जो है वो टाइम बाउंड मैनर में इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होगी, सेकंड पॉइंट ये आ गया। फिर वो कह रहा है कोड प्रोवाइड फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है आईपीज, जो एक क्या काम करते हैं, इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाने के लिए। अब जिन्होंने भी आईबीसी कोड पहले पढ़ा हुआ है, याद है ना, हम आईआरपी अपॉइंट करते हैं, आईपी अपॉइंट करते हैं, हम सारा कंट्रोल उनको देते हैं, फिर वो हमारी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व करवाते हैं। तो वो कह रहा है ये भी इस कोड के अंदर आएगा। अब ये आईपीस बनते कैसे हैं, इनको एग्जाम देना पड़ता है। याद है इनको एग्जाम कौन दिलवाता है, आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। याद है कौन कौन है, 3 है अभी तक हमारे इंडिया में, 3 है। कौन कौन सी, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईसीएआई का है, फिर आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये 3 एजेंसी हमारे इंडिया में निकल के आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक और फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपके जितनी भी एसेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी डेटर्स की एसेट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, और इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाने का काम जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करते हैं। ये बातें ना वैसे तुम्हारी आगे जाकर भी आएंगी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर अलग अलग सेक्शन बने हुए, दिल पे मत लेना। ये पूरे मैंने कहा ना, ये पूरे के पूरे कोड का क्रक्स है, ये पूरे के पूरे कोड का क्रक्स है। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होते हैं, आईपी क्या होते हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की ड्यूटीज क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, वो सारी की सारी बातें आगे आने वाले सेक्शंस के अंदर हैं। तभी कह रहा हूं कि बस मोटा मोटी देख लो ऊपर ऊपर से क्या निकल के आ रहा है। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल असिस्ट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। इसके बाद इन द कोड द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन द अदर हैंड। अब मतलब दो कह रहे हैं, एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है और एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो क्या कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग में असिस्ट कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या कर रही है, डेटा को कलेक्ट कर रही है, डेटा को कोलेट कर रही है और डेटा को स्टोर कर रही है। उनका काम जो है वो आईयू का काम है। उसके बाद कोड प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर दैट इज आईबीबीआई। अब यहां पर क्या बनाया गया, आईबीबीआई। अब ये आईबीबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है। किन को रेगुलेट करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रेगुलेट करता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को रेगुलेट करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को रेगुलेट करता है, ये आईबीबीआई करता है। उसके बाद फिर यहां पे देखो री कोड परपोज टू ट्राइब्यूनल, 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, कौन कौन सी, डीआरटी और डीआरटी और एनसीएलटी। तो वही सेम बात यहां पे निकल के आ रही है कि एक हमारा डीआरटी है और एक हमारा एनसीएलटी है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म के लिए डीआरटी है और उसके बाद फिर वहां पर एनसीएलटी है। हाँ, ये शॉर्ट करके ही बता रहा हूं, जो मैंने येलो से हाईलाइट किए ना सिर्फ वही आपको ध्यान रखना है, सिर्फ येलो वाला। उसके बाद देखो फिर यहां पर टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉर्पोरेट डेटर द डिफॉल्ट अमाउंट शुड बी 1 करोड़। अगेन ये बात आगे जाके हमारी आएगी जी, अगेन ये बात हमारे आगे जाके आएगी जी, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट होना चाहिए। फिर क्रेडिटर डेटर ये आपके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी इनिशिएट कर सकते हैं, वही बात यहां पे लिखी है। फिर वो यहां पे कहना चाह रहा है रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन द कोड पर्पस टू इंडिपेंडेंट स्टेजेस। तो पहली स्टेज यहां पे क्या निकल के आ रही है, इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाने की, और अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं होती फिर वो कहां पे जाएगा, लिक्विडेशन में जाएगा। तो 2 स्टेज यहां पे निकल के आती हैं, एक तो आपका इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाना और एक लिक्विडेशन। फिर यहां पे देखो री वही याद आ रहा है, ये पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा था, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए या तो फ्रेश स्टार्ट होगा या फिर वो क्या होगा, इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाएंगे।
और फिर अगर 35,000 का तुम्हारा लोन होगा तो वहां पर हम फ्रेश स्टार्ट भी कर देंगे, नहीं तो इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व भी करवाएंगे। ये सारी बातें आपकी पार्ट नंबर 3 के अंदर निकल के आती हैं। उसके बाद देखो फिर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, अब आगे जाके डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है। फिर आपके डेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो वही बात करना चाहिए कि फाइनेंशियल क्रेडिटर आपके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी इनिशिएट करेगा। कहां पे इनिशिएट करेगा? एनसीएलटी में, अगर डिफॉल्ट जो होगा वो 1 करोड़ से ऊपर का होगा। अभी आगे रखना एक सेक्शन 11 हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो इंसॉल्वेंसी इनिशिएट ही नहीं कर सकते। याद करो सेक्शन नंबर 11 आगे रख के आएगा कि कौन कौन से लोग ऐसे जो इंसॉल्वेंसी इनिशिएट ही नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें वहां पे हम कनेक्ट करेंगे। मतलब मॉड्यूल में ना मैं बताऊं, मॉड्यूल में कई चीजें 2-2, 3-3 बार भी दे रखी हैं, ठीक है ना। आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा, एक ही पॉइंट इन्होंने 10 जगह पे दे रखा है, तो उसको हम एक ही जगह पर पढ़ेंगे, और जब एक जगह पर पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो सब जगह पे कवर हो जाएगा। उसके बाद एक बार फिर यहां पर वही इंसॉल्वेंसी कितने दिन में सोल्व होगी? 180 डेज। फिर 90 डेज का आपको पीरियड मिलेगा, 330 दिन के अंदर पूरी की पूरी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होनी चाहिए, ये इन्होंने यहां पर बता रखा है। तो उसके बाद यहां पर देखो फिर पॉइंट नंबर 14 में, अब यहां पर पॉइंट नंबर 14 के अंदर याद करो सेक्शन नंबर 53 वाटरफॉल अरेंजमेंट। तो वही कहना चाह रहे हैं कि पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट वैसे होगी जो 53 में अरेंजमेंट लिखा है, उसके बेस पे तुम्हें यहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी। ये पूरे के पूरे वाटरफॉल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। और यहां पर फिर वो कहना चाह रहे हैं कि जो आपका कोड है, अब उस कोड के अंदर पैसा कहां कहां पे जाएगा। तो ये मतलब सेक्शन नंबर 224 ये अगेन हमारा पार्ट नंबर 4 के अंदर आएगा, ठीक है। और यहां पे देखो फिर अब ये पेनल्टीज भी हैं, याद करो सेक्शन नंबर 77 है वो पेनल्टी का है। और फिर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन जो हैं वो भी आपके यहां पे आ चुके हैं। आईबीसी कोड आने से पहले कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते थे, तो ये सारे के सारे एक्ट थे, इनको खत्म करके अब गवर्नमेंट यहां पर आईबीसी कोड यहां पे लेके आई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहां पे निकल के आते हैं। तो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। यहां से हम कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे फाइनली इंसॉल्वेंसी के कितने पिलर्स हैं। 4 पिलर्स आपके मेन यहां पे निकल के आते हैं, इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। नहीं 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 नहीं, सारे पॉइंट्स नहीं, 5-6 पॉइंट्स लिख के आने आपको। अगर वो साइलेंट फीचर्स पूछेगा ना 5 नंबर में, तो आपको 5 या 6 पॉइंट्स लिख के आने हैं। 15 पॉइंट्स का मतलब थोड़ा यहां पर, ठीक है। आप ये 7-8 पॉइंट्स याद कर लेना बस, ठीक है। और 7-8 पॉइंट ना तुम्हें याद भी नहीं करने यार, जब हम आईबीसी कोड पूरा पढ़ लेंगे तो वही तो हमें लिख के आने हैं। आप समझो ना मेरी बात, वो अलग से थोड़ा कोई सेक्शन थोड़ा है, वो पूरे आईबीसी कोड का क्रक्स है। जब तुमने पूरा आईबीसी कोड रिवाइज कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट्स तुम्हें याद हो गए ना, उसमें तो फिर कोई पॉइंट्स उठा के लिख लो, बस बात खत्म जी। हाँ, क्लास जो होगा हमारा डेली 1 घंटे का रहेगा। वाटरफॉल अरेंजमेंट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 53 में। एक्चुअल में वाटरफॉल अरेंजमेंट ये बात कहता है कि जब एसेट को बेच के जो पैसा आएगा तो हमें सबसे पहले किसको पेमेंट करनी होगी, फिर किसको पेमेंट करनी होगी, फिर किसको पेमेंट करनी होगी। तो मतलब किस तरह से हम पेमेंट करेंगे, उस अरेंजमेंट को हम वाटरफॉल अरेंजमेंट बोलते हैं, सेक्शन 53 के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लास मैं अभी अपने पर्सनल चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, वीडियो स्टडी हब वाले के ऊपर भी डाल दूंगा, तो वहां से भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और जब वहां पे डालूंगा तो यहाँ लाइक और कमेंट करना, और वहां पर भी लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे कल वाली क्लास में सेम टाइम 9 बजे। अब अगर आप ऐसे ही लाइव आते रहेंगे तो मैं भी लाइव आता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव नहीं आएंगे तो हम भी लाइव नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो कल मिलेंगे, लाइव ही मिलेंगे कल भी 9 बजे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।